बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत सारे पुराने चेहरे भी दिख रहे हैं। आइए। तुम लोग का मन नहीं भरा अभी? हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ सभी। पीछे वाले बच्चे सब सही है? नहीं दिख, देखो नहीं दिखा टीवी। पीछे वालों की यही समस्या है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। है, बहुत दिन बाद देख रहे हो। कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, है ना। मिले तो सही। चलो, एग्जाम दिए थे आप लोग इसमें से? बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम भी दिया था, क्योंकि रिस्पांस मैं देख रहा था। और यकीन हुआ होगा कि हाँ सर, सारे क्वेश्चंस वही थे जो पढ़ाए थे, चाहे वो किसी चीज का एग्जाम हो। सीजीएल में भी, एमटीएस में भी, सारे एग्जाम्स में भी। इस बार कुछ नई चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं? अरे वाह, इतने लोगों का दिल जीतना है इस बार, है ना। चलो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, कोई बात नहीं, जितने बच्चे नए हैं कोई बात नहीं है। आप समझने की कोशिश करना, आपको समझ में सब कुछ आएगा। और कहां बोल रहा है ये? तुम बोल रहे क्या? है? भोज? पहले दिन आते थे भोज खाने को कह रही, इसीलिए आई है। चलो, हाँ देखो, सारे बच्चे जिस चीज की आप तैयारी करते हैं, हमेशा एक बात याद रखना कि आप लोग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस साल पहली बार आए होंगे पटना, है ना। 2024 में आप पहली बार आए होंगे। हो सकता है 2 महीना पहले आए हो, 3 महीना पहले हैं, नए होंगे। लेकिन आप यहां से जब भी लौटना, अगर पटना से आपको लौटना भी होगा, तो एक अच्छी याद के साथ लौटना। और वो अच्छी याद तब बनेगी जब आप सफल हो जाओगे। आज पहला दिन है, आपका मन होगा एकदम 7वें आसमान पर, 7वें का 9वें आसमान पर, आसमान की बुलंदियों पर होगा। आज लगता होगा कि सब कुछ कर जाएंगे। ये एनर्जी को बरकरार रखना है। आज आपका मन जैसा है, आने वाले 2 महीने 3 महीने बीतने के बाद भी ये जो मन है ऐसे ही होना चाहिए। और ये तब होगा जब आप डेली कुछ ना कुछ टारगेट सेट करोगे। आप नए हो, आज पहला दिन है, तो मैं एक अपनी तरफ से एक सलाह दूंगा कि आप सभी लोग जब सुबह उठना, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि टारगेट सेट करो। क्योंकि मैं इसी रास्ते पर चला हूं हमेशा। आप जब एक दिन का टारगेट बना लेते हो कि आज मुझे पूरे दिन में ये चीजें करनी है, तो आप ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में हो जाते हो। क्योंकि अगर आप टारगेट बनाते हो, इसका मतलब आपको एक वजह मिल गया है, एक रीजन मिल गया है कि मुझे आज पढ़ना है, मुझे क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका पूरा लिखा जोखा आपके सामने है। मैं जब पढ़ता था तो मैं अपने दिनों में एक छोटा सा मेरे पास बोर्ड था, उसके ऊपर मैं अपने टारगेट को लिखता था कि भाई आज ये पढ़ना है, ये चीजें को तैयार करना है। 7-8 लिस्ट बना लिया। 7-8 लिस्ट बनाने के बाद पूरे दिन उस पर काम करता था। पहले दिन दूसरे दिन टारगेट पूरा नहीं हुआ, सोने जाता था, नजरों के सामने होता था। और सबसे ज्यादा आप समझ सकते इस बात को कि पूरे दिन आप घूमोगे, आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा, लेकिन जब सोने जाओगे तो सारी तकलीफें दिमाग में घूमने लगती है। क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ा, कैसे सफल होना है। तो जब सोता था तो जब सामने दिखता था टारगेट, जब पूरा नहीं होता था, रात को नींद नहीं आती थी। फिर सुबह उठा, अगले दिन टारगेट बनाया। हो सकता है कि आप लोग जो टारगेट बनाओगे एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होगा। इस चीज को बना के रखना। और उस दिन से आप समझ लेना कि उस दिन से आप एक मकसद मिल गया है कि हाँ मुझे पढ़ना है। आप में से बहुत सारे लोग अभी नए हैं, अभी सब नए नए टाबर हैं सभी, है ना। अभी कुछ ज्यादा उम्र हुई नहीं है, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें भी आपको पटना के अंदर मिले। तो हर चीज जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ आप अपना एक गोल सेट करना कि मुझे देखो, मैं ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं समय है, कम समय है, तो सब कुछ के लिए समय में निकालना है। मैं तो मानता हूं कि 8-8 का कॉन्सेप्ट लगा लो। 8 घंटा पढ़ाई के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, और 8 घंटा जो मर्जी तुम्हारा।
वो 8 घंटा तुम्हारा है, मैं नहीं पूछने आ रहा कि वो 8 घंटे में तुमने क्या किया, वो तुम जैसे मन करे वैसे करो, लेकिन जो 8 घंटा पढ़ाई का है ये जरूर पूछूंगा कि 8 घंटे में क्या किया। आप मन लगा के पढ़ाई करना, और ये जो जोश है इसको बरकरार रखना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक। याद रखना कि आप जब यहां से, मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग नहीं कहा कि जब आप यहां से विदा लेके जाओगे, अपने दोस्तों को छोड़ के जब यहां से जाओगे, तो आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि मैंने पटना आके बहुत कुछ पाया। हाँ, ये नहीं कि बर्बाद कर दिया। यहां पर आता है लड़का, पटना आता है पढ़ने, अगले दिन सीधा मिलता है एनआईटी घाट पर ना, ये नहीं होना चाहिए। आप पढ़ो, उसके बाद जो मर्जी करे करते रहो। तो लड़का सबसे पहले करेगा कुछ नहीं, सबसे पहले पूरा पटना भ्रमण करेगा, घूमता है पूरा। तो ये चीज ध्यान रखना है, बहुत कुछ है बताने का। चलो अब देखो, इस बैच की खास बात कुछ मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या बैच इनमें मिलेगा आप सभी लोगों को। देखो पूरा कंप्लीट जो है इंग्लिश का बैच, इसमें सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। इसमें तो ये सब चीजें नहीं चलेगी कि ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। इसमें सब कुछ चलेगा। मेरे से पहले दिन बच्चों ने कहा था कि सर हम पहली बार आपसे पढ़ने आए हैं और हम चाहते हैं कि सर आप एकदम बेसिक से शुरू करिए, एकदम नीचे से। आप जितने पुराने बच्चे उनसे पूछना कि मैं हमेशा बेसिक से ही पढ़ाता हूं, ABCD से पढ़ाना शुरू करता हूं, उससे बेसिक होता नहीं तो वो भी पढ़ा देता। आपको अंग्रेजी के 3 कैटेगरी को ध्यान रखना है, वोकैबुलरी, ग्रामर और एक कंपोजिशन का पार्ट है। तीनों चीज यहां से आपको मैं सिखा के ही भेजूंगा, यहां से पढ़ा के ही भेजूंगा। और आपके एग्जाम में, बैठो बाबू जल्दी बैठो, और लेट आने वाले सब ध्यान से सुन लो, 10 मिनट के बाद एंट्री देना नहीं इन लोगों को। इन लोगों का इतना आदत तुम लोगों का खराब है कि यहां तक तो लेट ठीक है, लेकिन ये आदत ऐसी लगी रहती है एग्जामिनेशन सेंटर पर लेट पहुंचता है। एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचना, 1-2 मिनट, 1-2 ही मिनट तो लेट हुआ, अरे 2 साल बर्बाद हो जाएगा उसके चक्कर में। बैठाओ बाबू, बिठा लो, देखो कहीं पर, तो लेट आने पर यही दिक्कत होगा। चलिए देखो, यहां पर ध्यान देना, आपको मैं पूरा वोकैब, पूरा ग्रामर और पूरा कंपोजिशन पढ़ाऊंगा। वोकैबुलरी आप सब पढ़ते होंगे, आपको पता होगा वोकैबुलरी में ढेर सारी चीजें आती हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, प्रेफिक्स, सफिक्स और इसके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जितने हमारे पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कितना मजा आता है प्रेफिक्स सफिक्स पढ़ने में, और उसका फायदा वन वर्ड में दिखता है। फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। साथ ही साथ होमोनिम्स, होमोफोन्स, नई चीजें हैं जो आप देख रहे हो कि इस टाइम पर आ रहा है, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, तो उनको कहते हैं होमोनिम्स, होमोफोन्स, स्पेलिंग एरर और रूट वर्ड। ये सारी चीजें आपको मैं वोकैबुलरी की दुनिया पढ़ाऊंगा। अब वोकैब पढ़ेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, वोकैब का तरीका क्या होगा। हम बचपन से वो आदत लगी हुई है, सुबह 4 बजे उठ के 4 बादाम खाने और 40 मिनट तक बोल बोल के याद करने वाला, लेकिन तब से पढ़ रहे हैं, आज तक पढ़ा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। हम बेसिक शब्दों को जानते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे शब्द हमसे एक नहीं बनता। और ये ऐसी चीज है, देखो कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप हो सकता है 2 महीना में सीख जाओ, 3 महीना में सीख जाओ, लेकिन वोकैबुलरी को मानता हूं कम से कम आपको 1 साल समय देना होता है, डेडिकेटेड तरीके से। कि आप अगर डेडिकेटेड तरीके से अगर 1 साल समय देते हो वोकैबुलरी पर, तब जाके वोकैब स्ट्रांग होगा। हम कैसे पढ़ेंगे, आप सभी लोग को एक PDF दे दूंगा, घर पर जाके पढ़ लोगे, याद हो जाएगा? नहीं याद होगा? इतना मेंटल लेवल कमजोर है तुम लोग का। इसका तरीका फिर क्या है, या तो मैं हर किसी के घर पर आके पूछूं, है आके बताओ तो वोकैबुलरी याद किया कि नहीं किया। तरीका ये देखो, आपको वोकैब दूंगा भी और याद भी करवाऊंगा। यहां से आप लिख के नहीं सीख के जाओगे, इसकी गारंटी है, लेकिन उसका एक तरीका क्या है कि आपको बढ़िया से उन सारे शब्दों के साथ बना रहना पड़ेगा, शब्दों के साथ सीखना पड़ेगा। जाओ बाबू बैठ, जगह दे दो, जगह दे दो। बिठा लो, बिठा लो कहीं पर। चलो सर, आई एम इन क्लास 9, इट इज हेल्पफुल फॉर मी। बहुत ज्यादा, बहुत पहले जग गया है ये क्लास 9 का। बहुत सारे, एक लड़का आया था, सर UPSC निकालना है, क्लास 6 में पढ़ता हूं। मैं कहा पहले 10वीं तो पास कर ले,
टाइमिंग बाबू 5 बजे का। आज थोड़ा बच्चे ऑनलाइन वाले डिस्टर्ब हो गए थे। 5 PM का 4 बजे लग गया था, सब परेशान थे, कमेंट कर रहे क्लास ही नहीं चल रहा है यार। 5 बजे का टाइम है, 5 बजे से। चलो अब सुनो, वो कैब कैसे पढ़ेंगे इस बात को समझना। देखो हमारा दिमाग बड़ा खराब है ना, दिमाग को समझना सबसे पहले जरूरी है। जैसे बहुत जगह पर विदेशों में देखोगे ना, तो एक दिमाग की ट्रेनिंग होती है। जैसे आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप तुरंत जवाब दोगे और बिना पढ़े दोगे। जैसे बहुत सारी मूवीज आपने देखा होगा, नहीं गाना मूवी है दिलवाले दुल्हनिया, वाह, हम आपके, हम साथ, भारत के 8वें राष्ट्रपति, आर्टिकल 74, ये क्या हुआ इसका। देखो इस चीज से मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि आप जिस चीज, अच्छा इसमें से दोनों में से याद किसको किए थे? 8वें राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 74 को पढ़े थे ना, लेकिन याद है नहीं। लेकिन जो मूवी का नाम बताया वो मूवी याद किया था, वो अपने आप याद है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको याद करोगे वो याद नहीं होगा, और जिस चीज को याद नहीं करना चाहोगे वो याद। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना चाहा भुलाना उतना ही याद आए। कभी कभी नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज है या ऐसी कोई घटना है कि मान के चलो कहीं पर जा रहे, यही से जा रहे हो, नीचे किसी से लड़ाई हो गया। अब लड़ाई हो गया तो आदमी सोचता है कि यार उस दृश्य को भूल जाए, दिमाग पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन बार बार दिमाग देखो तुमको बोल के चला गया, तुमको मार के चला गया, दिमाग में आता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको याद नहीं करते और वो याद आता है। वैसा ही वो कैब भी बनाना है। वो कैब जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम याद करेंगे नहीं, उनको हम तोड़ मरोड़ के और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे एक शब्द है यहां पर कॉनोरस, कैनोरस या कॉनोरस, इसका मतलब होता है मीठा संगीत। अब हो सकता है कि आज याद कराऊं, 4 दिन याद रहेगा फिर भूल जाओगे। अब यहां पर क्या है? कॉनोरस, जिसका मतलब एग्जाम में आएगा मेलोडियस, ये भी आया कराऊंगा याद। यानी कॉनोरस का मतलब होता है मीठा संगीत, मधुर संगीत। आप यूट्यूब पर देखते हो कई बार आता है मेलोडियस सॉन्ग, तो वही चीज है कॉनोरस। एक और शब्द बनता है सोनोरस। कॉनोरस और सोनोरस दोनों का मतलब होता है मीठा संगीत और मधुर संगीत। अब कॉनोरस आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन यह याद रहेगा कि कानों में रस याद रहेगा। यानी कानों में आ जाता है रस जब सुनते हैं कॉनोरस, यानी कानों में आता है रस। बहुत सारे ऐसे पुराने आज भी ऐसे गाने हैं जिसको सुनने के बाद दिमाग थोड़ा अच्छा हो जाता है। और मेरे हिसाब से म्यूजिक एक थेरेपी है। आप अगर परेशान हो, गाना सुन लो, सही हो जाएगा, नहीं होता है। तो वही चीज, पुराने गाने ऐसे हैं कि जो आज भी उतने ही अच्छे लगते हैं जितना पहले थे। आजकल नए गाने आते हैं, अब ऊपर से तो भोजपुरी गाने और खतरनाक, ले ले पुदीना नहीं आता है, रिंकिया के पापा, ये सब गाना। अब इस सब गानों में आप लगता है आपको कि आपका मन अच्छा लगेगा ना, बेस बना देते इतना, मार दे दिल का कोई बीमारी हो जाए उसको। लेकिन मीठे गाने ऐसे हैं, उनको सुन के कानों में क्या जाता है? रस, और उसको कहते हैं कॉनोरस। तो आपके सामने जब क्वेश्चन दिखेगा कैनोरस से, तो आपके दिमाग में आएगा कानों में रस, और तुरंत आंसर करोगे मेलोडियस या स्वीट सॉन्ग, स्वीट वॉइस, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा कॉनोरस। नेक्स्ट है क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, रिलीजियस बैटल, जिसको देखोगे तो इस्लाम के नाम पर कहा जाता है जिहाद। आप ऐसे इतिहास में ढेर सारी घटनाएं आप पढ़ोगे कि जिसको धर्म के नाम पर लड़ा गया। जैसे जब बाबर आता है, बाबर की पहली लड़ाई 1526 की लड़ाई जो थी, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत में हुआ क्या कि उसको एक्चुअली बाबर अटैक करने आया नहीं था, उसको निमंत्रण दिया गया था। राणा सांगा पहले लड़ चुका था इब्राहिम लोदी से, तो राणा सांगा ने न्योता भेजा था कि तुम आओ, तुम्हारे साथ हम लड़ेंगे। लेकिन वादा किया था, लेकिन वादा निभाया नहीं, राणा सांगा आया नहीं। और इसी चीज पर, इसी बात पर नाराज हो गया बाबर, और बाबर ने जो राणा सांगा के साथ लड़ाई करी उसी बात को लेके। अब अगला जो लड़ाई था कौन सा? खानवा। अब खानवा की लड़ाई राणा सांगा के साथ, इतने बड़ी ताकत थी राणा सांगा की कि कोई सोच ही नहीं सकता था। उसके सिपाही तो कह रहे थे कि हम नहीं लड़ेंगे इसके साथ, सामने मौत दिखता, उसका ना एक आंख ना था, एक हाथ ना था, उसके लिए खोने के लिए कुछ था ही नहीं। कह रहे कि जिस आदमी को तुम हराए हो उसको बहुत साल पहले हरा चुका है, इब्राहिम लोदी को पहले हरा चुका था। तो कहा कोई बात नहीं, हमने सब कुछ किया लेकिन धर्म के रूप में कोई काम नहीं किया। अब की लड़ाई, जो अगली लड़ाई है, वो धर्म के नाम पर होगी, जिहाद की लड़ाई है।
इसीलिए पूछा जाएगा आपसे सवाल कि बताइए धर्म के नाम पर या जिहाद की लड़ाई बाबर के द्वारा कौन सी लड़ी गई थी? खानवा की लड़ाई। और यही चीज है क्या अंग्रेजी में कहता है क्रूसेड। तो क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। धर्म के नाम पर जो लड़ाइयां लड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रूसेड। अब क्रूसेड को याद करो कुरुक्षेत्र से। हरियाणा में जगह है कुरुक्षेत्र, दुनिया की सबसे बड़ी महान लड़ाई, महाभारत जैसी लड़ाई लड़ी गई थी कहां पर? और उसे कहा गया कुरुक्षेत्र को क्रूसेड। बेसिकली इसका ही नाम बिगाड़ा है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज जो है उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? उनसे कहो कुरुक्षेत्र नहीं कहा गया, बोला क्रूसेड। कई ऐसी चीजें हैं जो बोल नहीं पाए। जैसे एक यहीं पर देखोगे तो जगन्नाथ मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर का जब यात्रा निकलता है तो इतनी भीड़ होती है कि सोचो मत। अब वहीं पर जब अंग्रेज देखे कि इतनी बड़ी यात्रा है, क्या है ये? बोले जगन्नाथ। उनसे कहा नहीं गया तो कहा जगरनॉट। जगन्नाथ का नाम क्या कर दिया? जगरनॉट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें बदले, कुछ हम लोगों ने भी बिगाड़ दिया, कई चीजों को हमने चेंज कर दिया। तो वही है, कुरुक्षेत्र में क्या लड़ा गया? क्रूसेड लड़ा गया, धर्मयुद्ध लड़ा गया। तो पहला क्या था? कॉनरस मीठा संगीत, और क्रूसेड धर्मयुद्ध, यानी धार्मिक लड़ाई है, धर्म के नाम पर उसे क्रूसेड कहते हैं। नेक्स्ट है क्लैटर, बक बक करना, रेटल करना, बक बक करने को क्या कहते हैं? क्लैटर। यानी क्लैटर का मतलब होता है बक बक, जो नहीं आदमी आपस में जो बातें करते थे बिना मतलब का, वही कहलाता है क्या? क्लैटर। अब क्लैटर को याद करो लेटर से। लेटर में लोग क्या करते हैं? क्लैटर करते। जैसे आज देखोगे तो आज जो है आदमी मोबाइल लेता है। अच्छा, मोबाइल में आप खूब बढ़िया से जानते होंगे, अब मान लो घर वालों से आदमी कितना देर बात करेगा? 2 से 5 मिनट। मम्मी हो तो चलो 5 मिनट बात भी कर ले, पापा से तो भी नहीं होगा। आजकल के जो टाबर हो रहे हैं, उनके पिताजी जैसे बोलते हैं कि मैं अभी गया था, घर पे गया था, तो वहां पर मामा जी का बेटा है, तो मामा जी उसको, जो बेटा है उनका, उसको आप कह के बोलते, बेटा आप ये काम किए। मैं सोचा कि अगर मेरे पिताजी जिस दिन कह दिया आप, हार्ट अटैक से मर जाऊंगा मैं नहीं जी रहा। उसके बाद हमारा डर अलग लेवल पर है कि अगर मान के चलो बढ़िया से पार्टी प्रोग्राम कुछ भी चल रहा है, बढ़िया से हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर, पापा का फोन आ गया, सन्नाटा छा जाएगा, गाना उना सब बंद करो, पीछे से कोई नहीं बोलेगा। होता है ऐसा, डर बना हुआ है। भाई मम्मी से बात करे तो मम्मी से थोड़ा 5 मिनट बात भी कर लेता है कि मौसी ऐसी कह रही थी, ये बात है, वो बात है, यहां जाना है, कोई बात हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो। तो ये 2-2 घंटा तक बात कहां होता है, और कहां बात होता है, और क्या बात होता है, ये बता दो। क्या बात होगा? रसिया यूक्रेन की लड़ाई कब थमेगी? भारत अपने जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो चीज है उसको कितना करेगा? है? इस अनएम्प्लॉयमेंट पर ऐसे थोड़े लिखते हो तुम लोग, क्या बात करते हैं? कोई बात होता है? और आप लोग जैसे मोबाइल देखोगे, व्हाट्सएप चल रहा है तो आदमी व्हाट्सएप पर घंटों तक बातें करता है, तो क्या ये व्हाट्सएप की गलती है? आजकल के लोग क्या कहेंगे कि व्हाट्सएप का जमाना है, लड़का ऐसे करता है वैसे कर। अरे पहले के लोग भी ऐसे ही थे। आज व्हाट्सएप माध्यम अलग था, आज व्हाट्सएप है, उस समय लेटर था। मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो, नहीं होता था। गाने तो ऐसे ही से बनाए कि क्या ही कहा जाए उस पे। लेटर पर बहुत सारे गाने थे, नहीं था। तो पहले के, आज व्हाट्सएप है, पहले के लोग लेटर में क्या करते थे? माध्यम था लेटर, लेटर में सब कुछ लिख दिया। तो वही चीज है, लेटर में क्या करते थे? क्लैटर करते थे, बक बक करते थे, रेटल करते थे, क्लैटर कहलाएगा। नेक्स्ट है कार्प, आलोचना करना। कैविल होता है, यानी कार्प का मतलब होता है आलोचना करना, शिकायत करना ही कहलाता है क्या? कार्प। अब कार्प को याद करो, देखो यहां पर है कार और यहां पर है पी। अगर कार पी के चलाओगे तो सब लोग क्या करेंगे? कोई बड़ी बात है? ऐसे ही डेली याद कराऊंगा, सिर्फ आज का माहौल नहीं है, डेली का माहौल रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना दिमाग लेके जाओ, ये सब डाउनलोड करके घर ले जाओ। डेली का काम यही है, सीट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा और इन सभी को कराऊंगा लेटर वाइज, ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर, ऐसे 100 वर्ड चलता रहेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो कार अगर पी के चलाओगे तो क्या कर जाएगा? ये कार, यानी सब देखो, कार अगर कोई पी के चलाओगे तो सब लोग क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। दारू पी के चला रहा है, शराब पी के गाड़ी चला रहा है, तो यही क्या है? आलोचना करना। और आप फिर भी नहीं माने, आप चलाते गए, तो कार ने आगे जाके क्या कर दिया?
कारनेज कर दिया। यानी कार पी के चला रहे थे, नहीं माने तो कार ने आगे जाके कारनेज कर दिया। कारनेज का मतलब होता है नरसंहार, मैसेकर होता है। एक बड़े मात्रा में लोगों को मार देने को क्या कहते हैं? कारनेज। तो कारनेज का मतलब नरसंहार, यानी बड़े मात्रा में। से नहीं सुनते हो कि अपना जो कलयुग है अपने अंतिम चरण पर होगा तो कलिके आएंगे और क्या करेंगे? नरसंहार करेंगे। नरसंहार होता है। उससे हर एक ही कॉन्सेप्ट को हर धर्म ने अपनाया है। हम इधर जैसे मान के चलो, जो सनातन धर्म कहता है नरसंहार होगा, इधर इस्लाम कहता है इसी को क्या? कयामत। लोगों को दफनाया जाता है इसलिए ताकि जब कयामत के दिन आएंगे तो सब बाहर निकल के दृश्य का मजा लेंगे। अकबर का पुतला निकाल के जला दिया, क्यों? कि अब कयामत तक नहीं देखेगा। अकबर को कयामत देखने के लिए छोड़ा नहीं। तो कयामत वही होता है। कयामत समझते हो ना? नहीं समझते तुम लोग? कयामत मतलब हर जगह दम खत्म, सब तबाही हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और कयामत किसी रूप में आ सकता है, बाढ़ के रूप में आ जाए, किसी के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कयामत क्या था? बाढ़, सब खत्म हो गया। तो उसी को कयामत कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? नरसंहार कहते हैं। तुम साथ दूसरा इस जहां पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। तो यही है कयामत। कयामत से पहले कयामत मतलब क्या है? कि जहां पर सभी लोगों को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं? नरसंहार। यहीं पर कारण देखोगे तो वहां पर है नॉर्थ कोरिया, और डेली नरसंहार होता है। कुछ भी हंस दिया जाके उसके सामने मार दो गोली, वहां पर अलग ही लेवल चल रहा है। तो वही क्या है? कारने नरसंहार। नेक्स्ट है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। जो सरली होता है, इरिटेबल होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रम्पी कहते हैं। अब ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। एक त्योहार आता है करवा चौथ का, जानते हो तुम लोग? बहुत बढ़िया तैयारी। अब उस त्योहार में क्या होता है कि पत्नी होती है सुबह से शाम तक भूखी रहती है, भूखी प्यासी रहती है ना। अब भूखी प्यासी रहती है तो शाम को चांद को देखा जाता है। उसके बाद पति उसको क्या पानी पिलाता है। होता है ऐसा। मान लो कि हर दिन का बदला पति को निकालना था पत्नी से, सोचा कि आज बदला लेके छोड़ेंगे, आज कैसे बदला लेंगे, क्योंकि पता है कि पानी कौन पिलाएगा? मैं। पीना तो पड़ेगा। गर्मी का टाइम था, एकदम गरम गरम पानी ले गया। करवा चौथ दिवाली से पहले होता है, पता है तुम लोगों को? हुआ क्या कि लक्ष्मी जी थी, तो लक्ष्मी जी का सवारी है उल्लू। तो उल्लू नाराज हो गया लक्ष्मी जी से और कहा कि आपका तो पूजा किया जाता है, आपको तो सब लोग मानते हैं, हमारे गांव को तो कोई नहीं मानता, कोई नहीं पूजा करता है। तो उसी दिन से लक्ष्मी जी वरदान दी कि मेरे पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारा पूजा किया जाएगा, दुनिया भर के सभी लोग तुम्हारा पूजा करेंगे। उसी दिन से सारे उल्लुओं की पूजा की जाती है। ठीक 11 दिन पहले देखना, जिस महीना में दिवाली हो उसके 11 दिन पहले दुनिया भर के सारे उल्लुओं की पूजा, उसको क्या कहते हैं? करवा। अब उसी में कहा कि उसमें पानी पिलाया जाता है। पति ले आया गरम गरम पानी, लो पियो। जैसे गरम पानी पी तो गरम पी के क्या हो गई? गरम पी, यानी चिड़चिड़ा गई, उसने बदला ले लिया। तो वही है गरम पी के गरम पी, यानी चिड़चिड़ा, सरली, इरिटेबल, इरिस्केबल, बहुत सारे शब्द होते हैं इसका। तो वही चीज होता है ग्रम्पी। नेक्स्ट है गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुरी। ब्रेवरी जो होता है ना, उसे गैलेंट्री कहते हैं। बहादुर जो होता है उसे देखोगे, नेपाल के लोगों को बहादुर कहा जाता है। जैसे उन लोगों को नाम ही होता है, जैसे मान लो कोई नेपाली भाई कोई है तो उसको कहोगे बहादुर, समझ जाएगा हमें बोल रहा है, वाकई में होते हैं बहादुर। तो गैलेंट्री का मतलब क्या है? बहादुर, यानी बहादुरी की बात करता है, ब्रेवरी की। गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। जब आप स्टैटिक जीके पढ़ोगे ना, स्टैटिक जीके में आता है गैलेंट्री अवार्ड। 2 टाइप के अवार्ड होते हैं, एक होता है सिविलियन अवार्ड और एक होता है गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड में मिलेगा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन जब आप सेना उना को देखोगे तो वहां पर मिलता है गैलेंट्री, क्योंकि वो बहादुर का जो है ना पुरस्कार है, बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है, उसे गैलेंट्री अवार्ड कहते हैं। उसमें देखो, उसमें भी जैसे सवाल पूछता है आपसे कि जब गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है तो उसमें परिस्थितियां देखी जाती है कि मान के चलो किसी देश के साथ, किसी देश का, जैसे अपने देश का किसी दूसरे देश के साथ अगर युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पीवीसी, परमवीर चक्र, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र। उसके नीचे आता है महावीर चक्र और उसके नीचे वीर चक्र, यानी परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। कब? जब एक देश का दूसरे देश से लड़ाई चल रहा है। लेकिन जब शांति काल हो,
जब शांति का समय होता है तो उस समय सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अशोक चक्र। अशोक चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार कब? शांति के समय। फिर आता है कीर्ति चक्र और उसके बाद शौर्य चक्र। ऐसे सब पुरस्कार दिए जाते हैं किसके क्षेत्र में? तो शांति काल में दिया जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। और युद्ध काल में दिया जाता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो ये सब सवाल है। मेरे से इंटरव्यू में पूछा था कि बताइए शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। तो वही है। तो इसे कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड। तो जब पढ़ोगे आपको ये सब आता है ना, अवार्ड्स एंड ऑनर्स करके सवाल आता है तो उसी में आएगा। तो गैलेंट्री मतलब समझना कि बहादुरी की बात। पुलिस को दिया जाता है, आर्मी को दी जाती है। तो यही सब क्या है? गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी का पुरस्कार, ब्रेवरी का। नेक्स्ट है गॉडी। गॉडी का मतलब भड़कीला होता है, यानी सोवियत टाइप का होता है। वो क्या है? गॉडी। तो गॉडी का मतलब भड़कीला। अच्छा, भड़कीला यहां पर क्या है? जैसे देखो, आप सभी लोग यहां पर पढ़ने आए, आपको क्या ऐसा, जब आप इंक्वायरी के लिए आए होगे या एडमिशन के लिए गए होगे तो आपसे तो ये नहीं कहा होगा कि ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के आना है। कोई ऐसा तो है नहीं। आपको अगर नहीं कहा गया है तो, लेकिन आपको खुद की समझ है ना कि भाई हमें आना है। तो लड़का है तो क्या, शर्ट पैंट यही सब पहन के आएगा, ट्राउजर्स जीन्स वगैरह पहन के आ गए। लड़की है तो भाई यही सब चीज, सूट वूट पहन के आ गए। लेकिन मान लो कोई ऐसी है कि 52 गज का महंगा लहंगा पहन के इसे आ रही है, होगा ऐसा? कोई है कहा कि भैया की शादी की शेरवानी सिर्फ एक बार यूज हो गई है, तलवार उलवार लेके शेरवानी पहन के आ रहा है। अगर ऐसा होगा तो उसे कहा जाएगा गॉडी। यानी गॉडी का मतलब वही है भड़कीला। भड़कीला ड्रेस होता है उसे कहते हैं गॉडी ड्रेस, गॉडी अटायर। तो इसको याद कर लो गुड्डी से कि गुड्डी का ड्रेस कैसा है? गॉडी है, यानी भड़कीला है। तो वही है सोवी, यानी गुड्डी का ड्रेस गॉडी है, काफी भड़कीला है। यहां पर है इफिजी। इफिजी का मतलब होता है पुतला। जो डमी होता है, जो पुतला होता है, उसे कहते हैं इफिजी। यह सवाल आपसे फिलर्स में पूछ सकता है कि वी वांट, हम जलाते हैं द डैश ऑफ रावण। तो फिर क्या हो जाएगा? द इफिजी ऑफ रावण। रावण का पुतला जलाया जाता है, हर साल जलाते हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पर पुतला नहीं जलाते हैं क्योंकि मंदोदरी वहीं की है। तो वहां की है तो वहां पर पुतला नहीं जलाते हैं। एकमात्र जगह है जहां वहां रावण को दामाद मानते, बाकी हर जगह दामाद को रावण मानते। एकमात्र जगह है वो, है उदयपुर के ऐसे करके है जगह वो। तो वहां पर नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है, तो वहां पर ऐसा होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? इफिजी। इफिजी का मतलब पुतला। नहीं होता है कि ओरिजिनल नहीं है, ये फर्जी है, यानी फर्जी है, यानी क्या है? इफिजी है, पुतला है, जो डमी है। तो वही क्या कहलाता है? इफिजी। नहीं होता कहीं जैसे मोबाइल के शॉप पर जाओगे तो एक मोबाइल रखा रहेगा देखने के लिए, डमी, उसी को क्या कहते हैं? इफिजी। ये खास करके थोड़ा मानव रूप में आता है तो इसे कहते हैं इफिजी, पुतला। यहां पर है इलेशन। इलेशन मतलब खुशी, यानी जो स्टेसी होता है, हैप्पीनेस होता है, उसे कहते हैं इलेशन। अब मान के चलो चुनाव में जीतने के बाद देखोगे तो क्या फैल जाता है? खुशी फैल जाता है भाई। जो अगर मान के चलो कोई इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में जीत गया तो इलेक्शन में जीतने के बाद क्या हो गया? इलेशन। इलेक्शन, इलेशन, इलेशन, इलेक्शन। तो यही है इलेशन। इलेशन का मतलब खुशी, हैप्पीनेस, स्टेसी, इसे ही कहते हैं इलेशन। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? दिक्कत तो तुरंत पूछना कि सर यहां पर दिक्कत है। अब देखो, अब तक जो पढ़ाया अभी पता कर लूंगा, तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि समझ में आया कि नहीं, मैं खुद पता कर लूंगा। बताओ कैनोरस। कैनोरस मतलब, अब सेम यही घटना घटेगी एग्जाम में कि यहां पर क्वेश्चन आएगा कि द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, कहेगा कैनोरस। आप तुरंत कहोगे कानों में रस, और क्या कहलाएगा ये? मीठा संगीत, मधुर संगीत। क्रूसेड, धर्म के नाम पर युद्ध लड़ते हैं, उसे कहते हैं धर्म युद्ध। क्लैटर, बक बक। कार्प, कार पी के चलाओगे तो लोग कार्प करेंगे, आलोचना करेंगे। कार्नेज, नरसंहार। ग्रम्पी, गरम पी के क्या हो गई? ग्रम्पी, चिड़चिड़ा गई। गैलेंट्री, बहादुरी। गॉडी, भड़कीला। भड़कीला है गॉडी, गुड्डी, गॉडी। इफिजी और इलेशन, खुशी, हैप्पीनेस। अब बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? अगर यही डेली ऐसे पढ़ाता रहूं तो याद होगा कि नहीं होगा? तो बस डेली ऐसे ही चलेगा। अब आप लोग खास करके एक बात का ध्यान रखना कि एक दिन भी क्लास छूटे ना।
मैं हमेशा से कहता हूं, आप सफेद पेज लेके आओ, मेरे सामने रखो, मैं उस पर साइन करने को तैयार हूं कि अगर आपने पूरा क्लास पढ़ लिया, अंग्रेजी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। शर्त सिर्फ इतना है कि आप डेली क्लास करो। देखो दूसरे में क्या है ना, कि हो सकता है कि जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें है कि चलो एक राज्य छूट गया, छोड़ दो। लेकिन अपने में क्या है कि एक ही चीज है, अगर आज नहीं पढ़े तो कल वाला समझ में नहीं आएगा। एक सीढ़ी की तरह है ये, कि अगर एक सीढ़ी टूट गया तो फिर ऊपर जाने का रास्ता बंद, फिर वहां पर प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी, और बाद में लड़का पछताता है कि छोड़ दिया। ये जो है गुजरेगा तो कई महीना बाद मिलेगा, क्योंकि ये लंबा समय होता है, लंबा क्लास चलता है। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाएं। तो ये आपका वोकैबुलरी का टॉपिक रहेगा, यहां पर वोकैब ऐसे पढ़ाऊंगा मैं। अब रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में आप सभी लोग जानते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ये है आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद आता है टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा, इतनी सारी चीजें होंगी। इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे PQRS, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। ये आप आज मैं आपको लिखवा दिया, आज आपको सारी बातें बता दिया, ये चीजें पढ़नी है। अब हमारा वोकैबुलरी का तरीका में किसी को डाउट तो है नहीं, हम जिस तरीके से, जिस हद तक हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन याद करके ही छोड़ेंगे। आपको सीट में प्रोवाइड कर दूंगा, उस सीट को क्या करना है, एक दिन जो आज पढ़ाने वाला हूं उसको बस कल पढ़ के आ जाना। जैसे मान के चलो आज मैं अगले दिन पढ़ाने वाला हूं, तो आपका सीट है, बस उन सारे शब्दों को एक बार देख लेना है, और देखने के बाद आप खुद देखोगे कि आपको यहां पर आने के बाद वो शब्द हमेशा के लिए याद हो गए। और मेरा इस बैच में प्रयास ये भी रहेगा कि जो हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने लेके आऊं। तो मैं लेके समय समय लेके आता भी रहूंगा, सब कुछ क्लियर होगा। आप SSC की तैयारी करते हो, UPSC की तैयारी करते हो, डिफेंस की, NDA, CDS, इसकी, एयरफोर्स, नेवी, ICG, इनकी तैयारी करते हो, आराम से होगा। SSC का एग्जाम होता है 10वीं पर MTS और GD का, 12वीं पर CHSL और स्टेनो का, और ग्रेजुएशन पर CGL और CPO का। ये हर एग्जाम को आराम से निकालेगा, लड़का पेपर देता है आराम से निकलता है, उससे कोई बड़ी बात है नहीं। अब दूसरी चीज, UPSC में एक पेपर होता है CSC, UPSC का पेपर ही है CSC, जिसको आप IAS के नाम से जानते हो। IAS का एग्जाम बेसिकली वो IAS पोस्ट होता है। जब आपका रैंक अच्छा होगा आपको IFS मिलेगा, IAS मिलेगा, फिर IPS मिलेगा, फिर IRS मिलेगा। तो ये पोस्ट के ऊपर होता है, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो, लेकिन उस एग्जाम को कहते हैं CSC, सिविल सर्विस एग्जाम। उसमें जो आप प्री क्वालिफाई करोगे तो आपको एक पेपर देना पड़ेगा लैंग्वेज का। वो लैंग्वेज कैसा होगा, तो जो आपकी 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषा जो लिखी गई है, उसमें से कोई एक भाषा ले लो, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, जो भी एक सब्जेक्ट चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, एक लैंग्वेज का पेपर दे दो। लेकिन एक पेपर देना पड़ेगा हर किसी को इंग्लिश का, जिसको कहा जाता है इंग्लिश कंपलसरी। और इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आता है, 300 नंबर का होता है, और वो आपको सिर्फ इंग्लिश का होता है, वो भी आराम से निकलेगा। आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं लेके आया था CSC का भी पेपर। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए ठान के आए हैं, पटना जो ठान के आए हैं वो पूरा होगा, बस दम लगा देना है आखिरी तक। और ये मान के चलना है कि देखो बच्चों के अंदर क्या है ना, कि उनको लगता है कि अभी अभी तो पटना आए हैं, अभी अभी तो पढ़ना शुरू किए हैं। नहीं, बहुत गलत चीज है ये। याद रखना कि सिलेक्शन या तो पहले में होता है या अंत में होता है, बीच में सिलेक्शन नहीं होता है। स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं तो सिर्फ एकदम आखिरी में जाना पड़ेगा। और सेलेक्ट होने का फायदा तभी है जब एकदम समय के अंदर आप सेलेक्ट हो जाओ। नौकरी अगर मिलेगी एक उम्र निकल जाने के बाद, तो फिर क्या मतलब उस नौकरी का, समझाया? तो बहुत सारे ऐसे जगह घूमने जाना है, तो उसने घूमने जाने के लिए क्या चाहिए, पैसा, पैसा के लिए नौकरी। शुरुआत में ही नौकरी ले लो, फिर देखो मजा आएगा। लड़का कहता है ना कि नहीं है, ये है, वो है, जगत से मोह माया। अरे मोह माया नहीं, बहुत कुछ है, तुमको पता ही नहीं है, अभी जब निकलोगे बाहर तब पता चलेगा। अब देखो ग्रामर का बड़ा यूनिक तरीका है, ग्रामर हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रामर पढ़ चुके हैं, पूरा ग्रामर पढ़ लिया है? तुम लोग सब नहीं पढ़े हो अभी, डर से तो कोई हाथ ही नहीं उठा रहा होगा। एक थोड़ा सा सेंटेंस लिखता हूं, बताना। मैं खा चुका था। मैं खा चुका, क्या होगा? आई
हैड इटन, आई हैड, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे। अच्छा, कितने लोग इसको सही चाहते हैं, हाथ उठाओ। और कितने लोग गलत चाहते हो, हाथ उठाओ। देख लो, बाकी तुम लोग क्या चाहते हो। अरे आई बचपन से देखो, बचपन से यही पढ़े हो। देखो यहां पर आपको एकदम सारी चीजें एकदम खोल के रख देना है। जितना सब आप पढ़े हो उन सारे ज्ञान को एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि वो पढ़ा कितना काम का है। बाकी मैं तो बेसिक से तैयार हूं पढ़ाने के लिए। आई हैड इटन इसका आंसर दे रहे होंगे, बहुत लोग के मन में होगा, मैं जानता हूं। ये जो दे रहा है इतना कॉन्फिडेंस है ना, वो सब पहले पढ़ा है मेरे से, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये सारा इसका हर चीज बता दिया हूं क्यों होता है। तो आई हैड इटन ये गलत है, यहां पर होगा आई एट। अब कहोगे सर बचपन से तो पता जिस क्रिया के अंत में ता होती होते हो, सिंपल प्रेजेंट। चुका चुकी परफेक्ट, था थे थी पास्ट, यानी चुका था पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस भी थी, नहीं लगता है, लगता है। लेकिन आपको एक छोटा सा ज्ञान देता हूं और जो आपके टीचर ने पहले नहीं बताया, और वो ये चीज है कि हैड प्लस V3 का प्रयोग कभी अकेले नहीं आता है। यानी हैड प्लस V3 जब भी आएगा अपने साथ एक सिंपल पास्ट यानी V2 को लेके आएगा। मैं खा चुका था तुम्हारे खाने से पहले, मैं खा चुका था तुम्हारे पूछने से पहले। बचपन से पढ़े हो, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो ये V2 चलता ही चलता है, अगर नहीं लगाओगे तो फिर क्या होगा, ये गलत, इसका प्रयोग गलत होगा। तो सीधा सीधा क्या होगा, I8। अगर यहां V2 जोड़ दोगे तब सही है, नहीं जोड़े तो गलत है, I8। समझ आया। अच्छा देखो कितनी जगह सवाल पूछा है, जिसकी मैं बात कर रहा था, यूपीएससी सीएससी इंग्लिश कंपलसरी पेपर 2023 का है। 2023 का जो आईएएस का एग्जाम मैंने बोला ना कि जहां मेंस के अंदर इंग्लिश कंपलसरी होता है, उसका पेपर है कि ही बॉट द बुक बिफोर ही मेट मी। सेम वही चीज है कि नहीं। अब यहां पर मेट है V2, तो फिर यहां पर हैड होगा कि नहीं, तो ही हैड बॉट द बुक बिफोर ही मेट मी। अभी इस तरह, अच्छा कुछ लोगों को हो सकता है चीजें ना समझ में आए, तो आपको घबराना नहीं है, अभी ये कुछ नहीं है। मैंने कहा ना एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, ABCD से पढ़ाना शुरू करूंगा, काहे चिंता कर रहे हो। देखो, सी रीड द न्यूज पेपर वेन आई सॉ हर। अब यहां पर वेन आई है, यहां सी सॉ सीन सॉ है V2, तो फिर यहां हैड होगा, हैड का प्रयोग किया जाएगा। देख लो कंपलसरी पेपर है इंग्लिश का, यूपीएससी IAS, देख रहे हो। तो ये सब है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मतलब देखने को मिलेगा। अच्छा कुछ चीजों पे मैं बात करता हूं। देखो आप टेंस का आपको नजरिया पूरा बदल दूंगा। हमेशा याद रखना कि जैसे कोई टेंस हम पढ़ते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट, यहां पर वर्ब, यहां पर ऑब्जेक्ट, बताओ कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट नहीं है, कौन सा टेंस है, कोई नहीं है। बहुतों के मन में होगा सर टेंस, यहां तुम लोग बोल के हावी हो जा रहे हो, उन लोगों को मौका है नहीं, वो कॉन्फिडेंस यूज सोच रहा है बोले कि चिल्ला के सिंपल, पर तब तक जैसे बोल रहा है कि कोई टेंशन नहीं है। टेंशन में हम क्या बोले, ये जो टेंस है इस टेंस का कोई नाम है नहीं। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा जब वर्ब, तो एक बात बताऊंगा कि वर्ब होते हैं 3 प्रकार के, V1 V2 V3। V1 को कहते हैं प्रेजेंट, क्या कहते हैं, प्रेजेंट। V2 को कहते हैं पास्ट, और V3 को कहते हैं परफेक्ट, क्या कहते हैं, परफेक्ट। अब इनसे 2 और वर्ब बनाए जाते हैं, जैसे V4। V4 का रूल क्या है कि V1 के साथ ING जोड़ दोगे ना तो ये बन जाएगा, तो यहां पर एक बनता है V4। एक और है कि V1 के साथ S या ES जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा V5, तो यहां पर है V5। तो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं प्रेजेंट। अब देखो प्रेजेंट 2 जगह है कि नहीं, एक V1 में और एक V5 में। सर इनमें क्या अंतर है, तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, दोनों टेंस का नाम होगा प्रेजेंट ही, बस बात यह है कि ये वाला प्लूरल है और ये वाला सिंगुलर है, ये वाला सिंगुलर। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसको लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसको लगाएंगे। टेंस का यही है मोटा मोटी, समझा गया। अब देखो, अब बताता हूं कि टेंस पढ़ते कैसे हैं, इस चीज को समझो। बताओ इस टेंस का नाम है
इस टेंस को हम कोई टेंस कहेंगे नहीं, क्योंकि एक बात याद रखना, टेंस का मतलब होता है वर्ब और वर्ब का मतलब होता है टेंस। यानी टेंस को वर्ब कहते हैं और वर्ब को टेंस कहते हैं। यानी यहां पर कोई चेंज करूं तो टेंस बनेगा, यहां पर चेंज करूं तो नहीं बनेगा। तो चेंज कहां करने पर बनेगा? आओ चेंज करके देखते हैं। मैंने कहा V1, अब ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अगर मैंने कहा इस टेंस का नाम बताओ, कोई टेंस है? अब बताओ कौन सा टेंस? ये है पास्ट, सिंपल वाला पास्ट। अब जैसे मैंने कहा कि ये कोई टेंस, 1 प्रेजेंट, V2, अब मैंने कर दिया V3, तो V3 कौन सा टेंस? परफेक्ट। अब परफेक्ट प्रॉब्लम यह है कि प्रेजेंट का भी परफेक्ट होता है और पास्ट का भी परफेक्ट होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा और पास्ट परफेक्ट भी होगा। अब बात यहां पर यह है कि अगर आप कभी भी अपनी आंखों से V3 देखना, तो V3 से पहले आता है हैज, हैव और हैड। इसके बाद क्या आएगा? V3। यानी हैज, हैव, हैड के बाद क्या आता है? देखो एक ही बात है कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, तो ये भी कह सकते हो अकबर के पहले हुमायूं, हुमायूं के पहले बाबर। बात तो एक ही है। मैंने कहा हैज, हैव, हैड के बाद V3, तो V3 से पहले हैज, हैव, हैड, एक ही चीज है। अब मैंने कहा यहां पर इज, एम, आर, वॉज और वर। इसको ध्यान देना, कई लोग वेयर कहते हैं, ये वर होता है। वेयर का मतलब होता है कहा। इसके बाद आता है V4। आगे और पढ़ाऊंगा कि V3 भी आता है पैसिव वॉइस में। एक और चीज है डू, डज और डिड। इनके बाद आता है सिर्फ और सिर्फ V1, इसके अलावा कोई और नहीं। अब ये देखो 3 चीज समझ में आया। यानी अगर मैंने कहा आपसे कि यहां पर V3 है, तो V3 तो अधूरा है, क्योंकि V3 से पहले कोई ना कोई एक्सलरी वर्ब चाहिए। एक्सलरी वर्ब क्या हो सकता है? हैज, हैव, हैड, कोई भी दे दो। अब ध्यान देना, हैज और हैव होते हैं प्रेजेंट और हैड होता है पास्ट। इज, एम, आर होता है प्रेजेंट, वॉज, वर होता है पास्ट। डू, डज होता है प्रेजेंट, डिड होता है पास्ट। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि अगर यहां पर V3 लिखा तो बताओ कौन सा टेंस? ऐसे सुनो, मैंने कहा बताओ कौन सा टेंस? अब बताओ, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अब बताओ, अब बताओ, परफेक्ट है। अगर मैंने इसके पहले हैज लगाया, हैव लगाया, बताओ टेंस का नाम? तो सर प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैंने V3 लगाया, इसके पहले हैड लगाया, तो बोलो पास्ट परफेक्ट। आई बात समझ में? कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट पर। प्रेजेंट कौन बता रहा है? हैज है। आगे आप पढ़ोगे डिटेल से तो और बताऊंगा। हैज V5 होता है, हैव V1 होता है, हैड V2 होता है, इसलिए पास्ट कहते हैं। समझ आया? और देखो, मैंने कहा कि बताओ कौन सा टेंस? प्रेजेंट। अब बताओ, पास्ट है। अब बताओ, हैज, हैव V3, हैड V3, पास्ट परफेक्ट। अब बताओ कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है। अब वही बात है कि V3 और V4 बिना एक्सलरी वर्ब के नहीं आते, क्योंकि दोनों टेंस होता है। अगर मैंने लगा दिया इज, एम, आर और बोला कौन सा टेंस? तो सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझ आया? अगर V4 से पहले लगाया वॉज, वर, तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बचपन में कितना मार खाए थे इसके लिए। कोई पूछता था बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो बोलेगा सब्जेक्ट, हैज, हैव V3, लगा 4 मार खाए है ना, सब मार खाए होंगे इसके लिए। तो सबसे ज्यादा परेशान किया है क्योंकि आप इसको याद करना चाहते थे। अरे याद करने की चीज है ही नहीं, इसको खेलना कहते हैं। कि आप क्या करो, देखो सीधा सब कुछ कौन बताएगा? वर्ब। सब कुछ किस कौन बताएगा? वर्ब। आप कुछ मत करो, यहां पर 1 करोगे जैसे तो प्रेजेंट है, आप यहां पर V2 करोगे पास्ट है, आप यहां पर V3 करोगे परफेक्ट है। हाँ, बात अलग है कि अगर हैज, हैव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड होगा पास्ट परफेक्ट। बस इतनी सी बात है। अगर आपने यहां पर कर दिया V4 तो कॉन्टिन्यूअस,
अब सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस होता ही नहीं है, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा या तो पास्ट होगा। अगर इज एम आर प्लस V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर प्लस V4 पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो मैंने कहा सब्जेक्ट, इसके बाद मैंने किया यहां पर, देखो आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, खेलना। V1 कौन सा टेंस, V5 ये भी प्रेजेंट है, दोनों एक ही है। इसके बाद मैंने कहा ये प्रेजेंट है, अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट, अब बताओ प्रेजेंट, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा ना, अब कुछ नहीं करूंगा मैं। अब V4 है, V4 से पहले V3 है। अब एक जैसा वर्ब एक साथ नहीं रह सकता, तो इस V3 को मैंने बीन कर दिया। भाई एक ही चीज तो है, या V3 कहूं या बीन कहूं, बात एक ही। अब मैंने यहां V1 और V5 है, ये बीन के पहले क्या है, यानी बीन V3 है, V3 से पहले क्या आता है, हैज हैव। V1 V5 है तो हैज हैव, हैज हैव। टेंस का नाम देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस ऐसे ही बनता है। अगर इसी को मैं हैज हैव को काट दूं और हैज हैव को काट के हैड कर दूं तो टेंस का नाम बताओ, तो सर हैड पास्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये होता है टेंस का खेल। अब इसी से देखो कितने सवाल बनते हैं, दिखाता हूं। ये देखो CGL का क्वेश्चन है, ये लिखा है कि he had given me that book in 1999। अब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया हैड प्लस V3 का प्रयोग अकेले होगा ना, हैड प्लस V3 का प्रयोग अकेले नहीं होगा, क्या होगा V2 क्या है, गेव। ये देखो CGL टायर 1 25/7/2023 का सवाल है, CGL वाले बच्चे। अच्छा एक चीज याद रखना, ये वाला चीज जो है ना, इसको हमेशा याद रखना, हमेशा कि डू डज डिड अपनी आंखों से देखो तो सीधा क्या लगाना है, V1। इज एम आर वॉज वर दिखा, V4। हैज हैव हैड दिखा, एकदम इसको ये कहते हैं कि आत्मा में बसा लो एकदम, ये सारी चीजें। इससे दिखाता हूं कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखो CGL 9/3/2020 का पेपर है और सवाल पूछा है कि मोहन डिड नॉट वेंट, डिड के बाद क्या आता है, डू डज डिड के बाद V1, बताओ V2। ई ना चोलबो क्या होगा, गो। तो कहां गया, डिड नॉट, आंसर है। और देखो रोहित डिड नॉट केम, CGL टायर 2 मेंस, CGL वाले देख लो साहब, यही सब क्वेश्चन आता है, मेंस है। और मेंस से पूछा है कि रोहित डिड नॉट केम, डू डज डिड। अगर अपनी आंखों से देखो तो क्या लगाना है, हैज हैव हैड V3, इज एम आर वॉज वर V4, पैसिव वॉइस में V3। तो यहां पर केम नहीं, क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो और देखो कोई सवाल, तो देखो हजारों सवाल है। आई डिड नॉट न्यू, नो न्यू नोन, तो यहां पर क्या होगा, न्यू नहीं नो। समझ में आ रहा है। अभी देखो आप लोग ये सोच के परेशान मत, सर कहां से कहां चले गए। आप निश्चिंत रहिए कि आपको जो भी पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर से। अभी तो मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, चाहे वो कैप का तरीका क्या है, ग्रामर का तरीका क्या है, कि ये नहीं कि जिस क्रिया के अंत में ता होती हो उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ये सब ज्ञान गया, खत्म। अगर किसी से आज क्वेश्चन पूछना किसी से कि मतलब किसी से पूछना कि यदि मैं आगरा जाऊंगा, इसका अंग्रेजी बनाओ, विल सेल के बिना बना दे तो कहना। या अब मैं पूछूं आपसे कि यदि मैं आगरा जाऊंगा, कौन सा टेंस है, पास्ट। एक से कहां है पास्ट वाला, पास्ट है, इसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। मैं अगले महीने पटना जाऊंगा, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट है। आप कहो सर इसमें तातेती तो है ही नहीं, बिना तातेती। अच्छा खुद बताओ कि फॉरेन यानी विदेश के लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो क्या भारत में आके पहले तातेती सीखता है, रहा रही सीखता है, नहीं, सीधा अंग्रेजी होता है। आप जिसको जितना समझोगे उतना सीधा रहेगा, नहीं तो आप पढ़ते रहो रहा रही तातेती, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे, ये बात ध्यान रखना। आज जो कंपोजिशन में है, देखो इस बार क्या है कि PQRS पढ़ेंगे, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन। ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्लोज टेस्ट SSC वालों के लिए। 5 क्वेश्चन एकदम खड़े पूछता है, 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का सीधा। इसको 50 कम से कम क्लोज टेस्ट कराऊंगा, 50 कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन टैग एक दिन में खत्म,
इतना लगाओगे तुम लोग की मजा आ जाएगा। ऐसे राइटिंग, इस बार थोड़ा सा ज्यादा एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगा आप लोगों को। एनसीईआरटी रीडिंग, बहुत सारे लोग अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनमें एनसीईआरटी आता है। बड़े एग्जाम जो है आईएएस की एग्जाम की तैयारी करने वाले को एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। इस बार एनसीईआरटी रीडिंग मैं खुद कराऊंगा, अंग्रेजी वाला, लड़के को डर ना रहे। इस बार थोड़ा सा नई नई चीजें भी लेके आऊंगा। पिछला देखो, पिछला जितने बैचेस से हमने रिस्पांस लिए हैं, फीडबैक लिए हैं, उनके हिसाब से इस बार मैं आप लोग को न्यूज़पेपर भी पढ़ाऊंगा। एक दिन हम हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे और इस बार डेडिकेटेड स्पोकन कराऊंगा। डेडिकेटेड मतलब एक क्लास कोई ऐसा होगा जिसमें पूरा का पूरा सिर्फ क्या होगा, स्पोकन, ना वोकैब ना ग्रामर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, वो एग्जाम देने के लिए नहीं आते हैं, वो अंग्रेजी बोलना है, सीखना है, उनके लिए आते हैं। एक लड़का मेरे पास आया था, वो रणजी के अंदर जो है ना साइड आर्मर है, नहीं बॉल जो डालते हैं तो वो साइड आर्मर कहते हैं उनको, तो साइड आर्मर है, उसका सिलेक्शन हो गया है रणजी में, और उसको क्या सीखना है, अंग्रेजी, ताकि क्योंकि उसमें बोल सके। अब बताओ उसको ये सब जो एग्जाम के क्वेश्चन उसको लेना देना है नहीं है, तो उसको अंग्रेजी बोलना सिखाना है। उसको बोलना सिखाने के लिए स्पोकन का एक डेडिकेटेड मैं एक पूरा दिन ही बना के लेके आऊंगा। बाकी अंग्रेजी बोलने के लिए देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इच्छुक होंगे कि सर अंग्रेजी बोल दे, है ना। कितने लोग चाहते हैं अंग्रेजी बोलना? ऑलमोस्ट सभी चाहते हैं भाई अंग्रेजी बोले, इससे खूबसूरत क्या होगा अंग्रेजी बोलने में अगर आए तो। इसमें मेन चीज क्या है, देखो आप लोगों को मैं कह रहा हूं, आप मेरे से अगर पूछोगे, इसके पहले किसी से पूछे होगे अंग्रेजी बोले, वो व्यक्ति आपसे कहता होगा कि बोलो अंग्रेजी। आपके दीवाने बोले तो बोले क्या भाई, वो तो कह दिया कि अंग्रेजी बोलो, क्या बोले ये तो हमें देखना पड़ेगा। नहीं, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको फ्रेज होना चाहिए। क्या आना चाहिए? फ्रेज। एक फ्रेज की मदद से आप सेंटेंस बोलते हो। जैसे देखो कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको दिखाता हूं। जैसे सेंटेंस है कि जरूरत से ज्यादा मत बोलो, जरूरत से ज्यादा मत खेलो, जरूरत से ज्यादा मत सोचो, मैं उससे जरूरत से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उससे जरूरत से ज्यादा बात करता हूं, मैं जरूरत से ज्यादा खेलता हूं, मैं जरूरत से ज्यादा गाता हूं। कुछ भी, कोई भी अंग्रेजी बनाओ, इसको कैसे बनाओगे? आप पढ़ी है। अब जो बच्चे, आप निश्चिंत रहिए, सब तुम लोग मास्टर बन जाओगे। और बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं, बच्चे नहीं बेसिकली वो शिक्षक है जो इस बैच में पढ़ते हैं। पिछले कई सालों से मैं ऐसे बैचेस में जो पढ़ा रहा हूं, उसमें बड़े ईमानदारी से लोगों ने कबूल किया है कि मैं शिक्षक हूं, मैं टीचर हूं सर, मैं आपका बैच पढ़ता हूं। कई ऐसे लोग हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ बता दूंगा। देखो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए फ्रेज। इसमें फ्रेज में क्या ढूंढना है? जैसे जरूरत से ज्यादा। क्या है? जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, है ना। देखो कॉमन क्या है? जरूरत से ज्यादा। इसका अंग्रेजी अगर मिल जाए तो फिर ये बन जाएगा। और इसका अंग्रेजी होता है मोर देन इनफ। क्या होता है? मोर देन इनफ। मोर देन इनफ का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। अब जैसे मान के चलो कि पहला कह रहे जरूरत ज्यादा मत बोलो, तो बोलने का अंग्रेजी पता है ना, स्पीक। और नहीं बोलने का डोंट स्पीक, तो डोंट स्पीक, मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत खेलो, डोंट प्ले, मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत सोचो, डोंट थिंक, मोर देन इनफ। तो जरूरत से ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक, मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत खेलो, डोंट प्ले, मोर देन इन। जरूरत से ज्यादा मत खाओ, समझ में? जरूरत से ज्यादा मत बैठो, जरूरत से ज्यादा गेम मत खेलो, डोंट प्ले गेम, मोर देन इनफ। फिर मैंने कहा कि जरूरत से ज्यादा मत सोचो, तो डोंट थिंक, मोर देन इनफ। मैं जरूरत से ज्यादा प्यार करता हूं, आई लव हर या ही, मोर देन इनफ। हो गया। अब इसी में मैं जरूरत से ज्यादा उसे नफरत करता हूं, आई हेट हिम या आई हेट हर, मोर देन इनफ। फिर मैंने कहा मैं उससे जरूरत से ज्यादा बात करता हूं, आई टॉक टू हर या आई टॉक टू हिम, मोर देन इनफ। फिर मैंने कहा मैं जरूरत से ज्यादा खेलता हूं, आई प्ले, मोर देन इनफ। मैं जरूरत से ज्यादा गाता हूं, बताओ कोई दिक्कत? मैं जरूरत से ज्यादा पढ़ता हूं, जरूरत से ज्यादा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर मोर देन। जरूरत से ज्यादा चाय मत पियो, डोंट टेक टी। देखो ड्रिंक का मतलब तो एक ही बार लिया पूरा चाप दिया, लेकिन धीरे धीरे हम लेते हैं चुस्की लेके, तो डोंट टेक टी मोर देन इनफ।
जरूरत से ज्यादा मत बात करो। डोंट टॉक मोर देन इनफ। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे डेली चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच। आराम से निकलना बाबू।